नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त मुंबई में हैं, उस होटल में हैं जहां पर विपक्ष एक बार फिर से मिल रहा है, एकजुट हो रहा है। जब पटना में मिला था तो 17 थे, उसके बाद जब बेंगलुरु में मिले तो 26 हुए और अब बताया जाता है 28 हो गए। अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि खुशनुमा सा माहौल है। सब लोग जो हैं अभी डिनर कर रहे हैं। इससे पहले एक दूसरे का स्वागत किया गया पुष्प गुच्छ दे करके। तो ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। पहली बार इस हद तक जा करके एकत्रित हो रहा है एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन इसको लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें, जब ये हो रहा था इसी बीच एक खबर आ गई दिल्ली से, और खबर ये आई कि केंद्र सरकार, जो सरकार है, वो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है। और वो भी कब? जब अभी मॉनसून का सत्र खत्म हुआ है और फिर बुलाने जा रही है। इसके एजेंडे को लेकर के भी लोगों में खासा रुचि, हालांकि सरकार ने कुछ बोला नहीं है। हम आपको ये बता दें कि प्रहलाद पटेल, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी माफ कीजिएगा, उन्होंने ट्वीट में विशेष सत्र का ऐलान करते हुए ये कहा है कि संसद का विशेष सत्र यानी कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर के आशान्वित हूं। ये उनका एक बयान था जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। लेकिन विशेष सत्र की तारीखों को लेकर कुछ विपक्षी दलों को ऐतराज है और कुछ जो हैं उसको अपनी इस बैठक से भी जोड़ रहे हैं कि हमारी बैठक से ध्यान भटकाना था तो इस तरीके की बात कर दी। पिछली बार जब हम मिले थे तो अपना कुनबा लेकर के चले आए, हम 26 थे तो अपने 40 गिनाए। आइए सुनते हैं विपक्ष का क्या कहना। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो ये किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? नजदीक में चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। यह खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे कि विशेष सत्र अपने आप में अनोखा, अभी मॉनसून सत्र खत्म हुआ, उसके एकदम बाद ये सत्र बुला लिया, क्या मंशा हो सकती है? तो आप ये जानिए कि चाहे राजनेता हों या पत्रकार हों, उनमें लगातार एक बातचीत का दौर शुरू हो गया है कि क्या हो सकता है। अब जो कुछ प्रमुख चीजें जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, पता किसी को नहीं, क्योंकि अभी सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया ही नहीं। तो जो चर्चाएं हो रही हैं, एक जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि घोषणा आज इसलिए हुई है ताकि मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उससे ध्यान हटाया जा सके। दूसरा, एजेंडा नहीं बताया ताकि उसके लिए कयासों का दौर शुरू हो सके, लोग आपस में बात करते रहें एक दूसरे से। तीसरी बात, हो सकता है सत्र पुरानी बिल्डिंग में शुरू हो, उसके बाद नए में जाकर के खत्म हो, क्योंकि मॉनसून सत्र पुरानी बिल्डिंग में हुआ था, नई बिल्डिंग में नहीं हुआ था। तो एक ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके बाद इस तरह नई संसद में कामकाज भी शुरू किया जा सकता है। अब ये संयुक्त सत्र नहीं होगा, यानी कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। जैसे कि अभी आप जो प्रहलाद जोशी जी का जो सोशल मीडिया पर बयान था उसको भी आपने सुना, उसमें ये चीज़ बड़ी साफ थी कि राज्यसभा भी बुलाई जाएगी और लोकसभा भी बुलाई जाएगी, यानी कि विशेष सत्र है दोनों सदनों का। तो ये भी साफ हो गया है। अब ये भी हो सकता है कि अमृतकाल की उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है।
लेकिन उसके लिए आप आगे भी इंतज़ार कर सकते थे, विंटर सेशन बुला सकते थे, स्पेशल सेशन बुलाने की क्या ज़रूरत है। फिर एक बात हुई कि चंद्रयान 3 की सफलता और G20 बैठक का आयोजन, इस पर हो सकता है बातचीत हो, कोई महत्वपूर्ण बिल लाया जा सकता है, इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। इनमें सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए एक देश एक चुनाव बिल के बारे में भी ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो ये सनसनीखेज सुर्खी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी चर्चा में आ रही हैं। और इसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल हो सकता है शामिल हो जाए, उसके लिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि तमाम अटकलें अभी लग रही हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी तरीके की बात अगर आपको याद हो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि 5 अगस्त 2019 को जब ये हुआ था, तब भी लगाई जा रही थी कि क्या होगा। वैसी स्थिति अभी पैदा कर दी है इस अनाउंसमेंट से। सरकार क्या होगा अभी नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है आगे और जानकारी मिल जाए। लेकिन इस विशेष सत्र में एक साथ चुनाव कराने के बिल को लाने को लेकर के जो चर्चा हो रही है, उसकी खासी चर्चा हो, उसके बारे में तमाम अटकलें लगाई गई, तमाम बातें की गई। तो आइए आपको सबसे पहले ये बता दें कि जानकारों का क्या कहना है कि ये इतनी जल्दी मुमकिन भी है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सबसे पहली बात, अगर हम मान लेते हैं, अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन चलिए आर्गुमेंट के लिए मान लें कि ये बिल आ रहा है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना या तय समय से पहले खत्म करना होगा। कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना होगा। हो सकता है इसमें बीजेपी की सरकारें ना हों, और अगर जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां आप कैसे करेंगे? तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो डिसॉल्व समय से पहले करना चाहता है या नहीं। अब इसके लिए सभी दलों की आम राय ज़रूरी है। अगर कोई दल कहे कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा या करूंगी, फिर आप कैसे करेंगे? चुनाव आयोग ये कह चुका है कि वो इसके लिए तैयार हैं और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव साथ नहीं हो सकते, वे राज्य का विषय हैं। तो ये सब बातें हैं अभी। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर इन 5 दिन के ये जो 5 दिन का जो स्पेशल विशेष सत्र है, इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें करनी है। क्या वो हो चुका है? क्या उसका मसौदा तैयार हो गया है? अभी नहीं मालूम, अटकलें लगाई जाए। लेकिन हमने ये सवाल हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जो हैं उनसे थोड़ी देर पहले पूछा। सबसे पहले तो अखिलेश जी आपसे ये जान लें कि आपको क्या जानकारी मिली है इस सत्र के बारे में। जी संकेत, बिल्कुल जैसे कहा जाता है जितने मुंह उतनी बातें, इसीलिए इस विशेष सत्र को लेकर उतनी ही बातें हो रही है। इसका कारण ये भी कि सरकार ने अपनी ओर से कोई एजेंडा नहीं बताया है। अमूमन होता यह है कि जब भी कोई विशेष सत्र होता है, सरकार पहले ही विपक्ष को भरोसे में लेकर एजेंडा बता देती है। 72 में आज़ादी के 25 साल पूरे होने पर हुआ, 97 में 50 साल पूरे होने पर हुआ। इसी तरह से कई बार विशेष सत्र का आयोजन हो चुका है, लेकिन पहले से पता होता है। इस बार पता नहीं है, इसीलिए तमाम तरह की अटकलें लग रही है। लेकिन मोटे तौर पर यह मान करके चला जा रहा है कि G20 का सफल आयोजन, उसके लिए देश को बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता, इसको लेकर देश को बधाई। इन तमाम मुद्दों पर इन 5 दिनों में चर्चा हो सकती है। ये भी संभावना है कि सत्र जो है पुराने संसद भवन में शुरू हो और नए संसद भवन में समापन उसका हो। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन है पुराने से नए का अमृतकाल में, उसकी भी एक तरह से संदेश दिया जा सके। और महत्वपूर्ण बात है, गणेश चतुर्थी पर यह सत्र शुरू हो रहा है, तो एक तरह का श्री गणेश भी आप इसको मान सकते हैं अमृतकाल का। ये भी सरकार की ओर से दलील दी जा रही है। लेकिन अटकलें तमाम तरह की हैं। कहा जा रहा है कि कई तरह के बिल आ सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले 3 महीने में होने हैं, 8 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई बड़ा बिल ला करके कोई बड़ा ऐसा संदेश देना चाहेगी, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण हो, या फिर एक देश में एक ही साथ चुनाव हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन चूंकि कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि जब विशेष सत्र होता है तो वो इसीलिए होता है कि सरकार जो है देश को अपने किसी एक बड़े अवसर पर भागीदार बनाना चाहती है, और यही कारण है कि यह 5 दिनों का सत्र बुलाया जा रहा है।
जी, ये तो आपने बताया, लेकिन लास्ट में जो आपने अटकलों वाली बात की ना, एक देश एक कानून, उसको लेकर के एक विशेष चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने विस्तार में अगर आप थोड़ा बता पाए, आपने क्या सुना है? जी, ये जो सुझाव है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाएं, ये खुद पीएम मोदी कई बार दे चुके हैं। पूरे देश में इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, सेमिनार हो चुके हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी कह चुका है कि वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पहले 3 लोकसभा चुनाव के साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे विधानसभाओं के। लेकिन धीरे धीरे ये क्रम टूटता गया, कई राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, उसके बाद कई राज्यों का जो सिलसिला है वो बदला। तो यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव के साथ मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों को छोड़ दे तो कोई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होते नहीं हैं। इसके लिए दिक्कतें बहुत हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, अड़चनें बहुत हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आपको संविधान में संशोधन करना होगा, या तो आपको लोकसभा का कार्यकाल घटाना होगा या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना होगा। इसी तरह विधानसभाओं के कार्यकाल, कुछ विधानसभा के कार्यकाल आपको घटाने होंगे, कुछ के कार्यकाल आपको बढ़ाने होंगे। और जब तक देश में व्यापक तौर पर 100% जिसको कहा जाता है आम सहमति नहीं बनती, तब तक ये कर पाना नामुमकिन है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जो किसी भी पार्टी की, वो नहीं चाहेगी कि उसका सत्र कम हो। हाँ, बढ़े, ये सब लोग चाहेंगे, लेकिन अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका विरोध भी होगा, क्योंकि जो विपक्ष में होगा वो चाहेगा कि उसको भी शासन करने का मौका मिले। तो इसलिए इस पर सुझाव देना आसान है, लेकिन अमल करना बेहद मुश्किल है। और यही कारण है कि ये हो नहीं पा रहा है। हालांकि बीच में चुनाव आयोग ने विस्तार से चर्चा करके इस पर एक पेपर तैयार किया था। उसमें ये सुझाव दिया गया था कि आप 2 ब्लॉक में इसको करा सकते हैं, उसके बाद फिर एक सिलसिला ऐसा बन जाएगा कि सारे चुनाव एक साथ होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल वैसा होता दिख नहीं रहा है। और तीसरी बात ये भी है कि अगर आप विधानसभाओं के, लोकसभा के चुनाव साथ भी करा लें, लेकिन इसके बावजूद आप पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव साथ नहीं करा सकते, क्योंकि वो कराने का अधिकार राज्य सरकारों का है। तो ऐसे में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, ये मुमकिन नहीं है। विपक्षी दल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर आप राष्ट्रीय चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव कराएंगे तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो विधानसभा पर हावी हो जाएंगे। अभी तक हमने ये देखा है कि लोग अगर जब साथ साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा के लिए अलग तरह से वोट डालते हैं, विधानसभा के लिए अलग तरह से वोट डालते हैं। लेकिन अगर एक साथ होंगे तो ऐसे में ये संभावना ज़्यादा रहेगी कि एक जैसा मतदान हो, और ये विपक्षी दल कभी नहीं चाहेंगे। जी, अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, अखिलेश जी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बारीकी से कवर कर रहे हैं 90 के दशक से, तो बारीकी जानते हैं। लेकिन ये एक नई बीजेपी है और वो उससे भी वाकिफ़ हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि वो अपने जवाब में कितने फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जो हमने जान ली है पिछले 9 साल में, कि अगर कोई चीज़ बहुत चर्चा में हो रही है ना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो फिर आप यकीन जानिए वो चीज़ तो नहीं होगी, कुछ और ही होगी। कुछ इस तरीके का मिजाज रहा है इस सरकार का। तो क्या ऐसा ही इस बार भी होने वाला है? ये हम आगे देखेंगे जब सत्र होगा। आइए आपको ये भी बता दें कि ये विशेष सत्र कब कब और किस वजह से बुलाए गए हैं। इसका एक इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बुलाया गया, इससे पहले भी सत्र हुए। आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। 30 जून 2017 को जीएसटी के शुभारंभ के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक हुई। अगस्त सन 97 में आज़ादी के 50 वर्ष के अवसर पर 6 दिनों का एक विशेष सत्र हुआ। 1997 आप याद कीजिए। 9 अगस्त 1992 यानी कि 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50 वर्ष पूरे होने पर मध्य रात्रि का एक सत्र हुआ। और एक सत्र हुआ अगस्त सन 72 में आज़ादी की रजत जयंती पर पहली बार विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। तो एक इतिहास रहा है। और जैसे कि आप इन सब चीज़ों में देख सकते हैं, एक जीएसटी अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो 3 विशेष सत्र बुलाए गए हैं वो किसी ना किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, कि हमने ये इतनी भव्य चीज़ कर दी, हमारा इतिहास ये है, आज एक मौका है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए ये सत्र हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? हम देखें। हमने इसको लेकर के, और जो अटकलें हो रही हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और विशेषज्ञ हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक शैली की एक खास बात है कि वो हमेशा सरप्राइज एलिमेंट उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। वो चौंकाते हैं अपने सामने वाले को, चाहे कोई भी समय रहा हो। आप चाहे राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार तय करना हो या नोटबंदी का मामला हो, कोई भी फैसला जब होता है तो अचानक करते हैं। अब ये स्पेशल सेशन, जो विशेष सत्र जो पार्लियामेंट में बुलाया गया है, और वो भी तब G20 के तुरंत बाद यानी 18 तारीख को,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात जरूर है। और संसद का विशेष सत्र तभी बुलाया जाता है जब कोई विशेष सरकार के पास कोई मुद्दा होता है। अभी तक जितनी बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं, हमेशा किसी न किसी विशेष मुद्दे को लेकर बुलाए गए हैं और आमतौर पर उनको सार्वजनिक भी किया जाता रहा। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि अभी किसी को ये नहीं पता है कि इस विशेष सत्र को बुलाने का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का एक पुराना सपना है, एक बड़ा विशेष ड्रीम है उनका, कि देश में जो बार बार चुनाव होते हैं इससे मुक्ति मिले और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। तो हो सकता है इस पर वो एक संभावना है कि इस पर चर्चा हो और इस पर कोई कानून बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि फिर लोकसभा के चुनाव फिर जल्दी होंगे और वो फिर दिसंबर में विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और जो विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं उनको भी प्रीपोन किया जा सकता है कानून बना करके। ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी मुद्दे पर संसद में हो तो संसद में चर्चा होगी, सरकार कोई तरीका निकालेगी। जिन राज्यों के चुनाव अभी होने हैं या 6 महीने बाद होने, अगर मई में चुनाव होने हैं तो लोकसभा के चुनाव भी मई में होने हैं, तो उनको अगर प्रीपोन किया जा सकता है तो उड़ीसा को भी प्रीपोन किया जा सकता है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव 2024 में है, उनको कैसे प्रीपोन किया जाएगा ये भी एक रास्ता है। देखना पड़ेगा जो नया कानून बनेगा। सरकार कोई कानून बनाएगी, लेकिन जिनका कार्यकाल बाकी है अभी, पश्चिम बंगाल का 2021 में चुनाव हुआ था, बिहार का 2020 में हुआ, उत्तर प्रदेश का 2022 में हुआ, उत्तराखंड पंजाब का 2022 में हुआ, गुजरात का 2022 में हुआ। तो बहुत सारे राज्य हैं जिनके कार्यकाल अभी 4 साल से ज्यादा हैं। हो सकता है उनको छूट दी जाए और आगे अगले उसमें जो साइकिल में उनको शामिल किया जाए। कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जा सकता है अगर यही एजेंडा है। नहीं, अब ये देखिए, इसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। बहुत सारे चुनाव राज्यों में हो चुके हैं और उसके बाद ये कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, 2 टर्म बीत चुका है बीजेपी का। हाँ, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र का जो चुनाव है, 3 राज्य के चुनाव हैं, उनको एक साथ कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता उसकी भी बहुत संभावना है, क्योंकि राज्यों में चुनाव की तैयारी बहुत अब हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है जरूर कि केंद्र का चुनाव जो है वो थोड़ा आगे कर दिया जाए, क्योंकि बहुत कठिन गर्मी के महीने में वो चुनाव खींच के चला जाता है। तो 1-2 महीने आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। दोनों तरफ तो एक दूसरे को, अब लड़ाई में तो ऐसा होगा ही, जब लड़ाई तो चुनाव में सीधा वार होगा, उसके पहले तो ध्यान भटकाने का ही काम होगा और इधर उधर की बातें होंगी, ताकि दूसरे तरफ की स्ट्रैटेजीज जो है वो कुछ शायद गलत चल दें, कुछ भी गलत करें तो उधर नफा होगा। तो ये भटकाने की बात हो सकती है, लेकिन मैं जानती नहीं। अनाउंस कर दिया है 4 दिन का सेशन, स्पेशल सेशन सरकार की तरफ से, उससे बहुत ही अटकलबाजी है। और यहाँ बम्बई में भी और जहाँ इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या चाहते हैं ये अर्ली इलेक्शंस, जो कह रहे हैं 1 नेशन 1 पोल की स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस को इकट्ठा कर दे, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे और फिर हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी को दे दें। तो क्या चीजें भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव होगा। और यहाँ जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो इंडिया की मीटिंग की इफेक्टिवनेस देख के सरकार ने घबरा के ये कदम उठा लिया। मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन काफी चुनावों को इकट्ठा कर दिया जा सकता है। जैसे विंटर में चुनाव 5 हैं और उसके साथ अगर नेशनल हो जाए और 1-2 स्टेट जो अगले साल जाएंगी पोल्स में, उनका कर दिया जाए तो वो भी काफी चुनाव इकट्ठे कर देगा। पर कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था कि तैयार रहे, और सरकार का, भाजपा का कैलकुलेशन ये होगा कि हम लोग तैयार हैं लेकिन ऑपोजिशन तैयार नहीं होगा इतनी जल्दी। 1-on-1 कॉन्टेस्ट की बात हो रही है। आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है उसमें अभी कन्वीनर भी नहीं तय हुआ। कन्वीनर तय होने की बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी तय होने की बात है, लोगो तय होने की बात है। तो ये बेसिक चीजें भी अभी नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा सरकार रूलिंग साइड को होगा, ऑपोजिशन को नहीं, अगर जल्दी इलेक्शन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हो सकता है। तो चलिए, अब क्योंकि नीरजा जी ऑपोजिशन के बारे में बात कर रही थी, तो वापस मुंबई लौटते हैं जहां पर हम अभी मौजूद हैं। और ये जो आप पीछे मेरे लिखा हुआ देख रहे हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये दरअसल पोस्टर है। और जगह जगह जिस होटल में हम हैं यहाँ पर
ये पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 28 दल जो हैं वो एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। जब बिहार में ये सिलसिला शुरू हुआ विपक्ष का तो 17 लोग थे, फिर 26 हुए, नाम आया INDIA, और अब सुनने में आ रहा है कि गाना आएगा, लोगो आएगा और आगे के लिए रणनीति बनेगी। ये सब तमाम चीज़ें हो रही। एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई आज शाम को, जिसमें सारे नेता मिले, एक दूसरे को पुष्प गुच्छ भेंट किया, माल्यार्पण कर स्वागत किया। वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कि तस्वीरों में बहुत अच्छी लगती हैं, होनी भी चाहिए। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सब लोगों के लिए एक डिनर होस्ट किया है। वो डिनर खा के अब धीरे धीरे करके अपने अपने होटल में जा रहे होंगे, विश्राम करेंगे। कल सुबह से बैठक है, बैठक में ये सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन कुछ मुख्य सवाल और मुख्य बिंदु जो पहले दिन भी समस्याएं थीं और अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, वो तो हैं ही। तो जब तक वो मूल समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक ये लंच, ये डिनर, ये पुष्पगुच्छ, ये माला, ये मिलना मिलाना, लोगो, गाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब तक रहेंगी। अभी के लिए विपक्षी एकता 17 से 26 से जो 28 हुई है, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले 9 साल में सबसे गंभीर प्रयास विपक्ष की तरफ से एकजुट रहने का इस वक्त दिख रहा है। कुछ बयान भी आए। आज हमने दिन भर हमारे सहयोगियों ने इंटरव्यू लिए। 63 लोग हैं 28 दलों से जो कि इस बैठक में शामिल हैं। उसमें से कुछ लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जानने के लिए कि उनके मन में क्या है, मन टटोला। आइए सुनते हैं। जैसी जैसी हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। तो जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जी। सर, आप मुंबई इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं, क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है चेहरा, उसका जवाब कैसे देंगे? कितने बार घोषित कर चुके हैं, देश के संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकार और गारंटी जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसे लागू करवाना। वो करना है तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। ये एजेंडा बोले हुए हैं कई बार, किसी को कैसे लागू होगा वो करेंगे। भाजपा बार कहती है कि इनके पास एक चेहरा नहीं है, इनके पास अलग अलग नेता, अलग अलग विचार के नेता हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? भाजपा बार कहती है इनके पास एक चेहरा नहीं है, एक नेता नहीं, अलग अलग विचार हैं, कैसे, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? जवाब क्यों दें? लोग देंगे जवाब, और वो जवाब भाजपा को मिलेगा, वो जवाब लोग देंगे भाजपा। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर अलग अलग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी, सिर्फ एक सवाल सर पूछना चाहेंगे। डीसीएम सर, एक ही सवाल, जो पहली बैठक हुई वो पटना में हुई, जो दूसरी बैठक थी वो बेंगलुरु में हुई, अब जो मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ? नहीं, बैठक होगी। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीजें एजेंडा है, वो आएगा सामने। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मौजूद हैं। सर, हमने आपको देखा मंगलवार को जो इनफॉर्मल बैठक थी उसमें भी आप मौजूद थे। इससे पहले चाहे बेंगलोर हो या फिर पटना हो, वहाँ पर भी मौजूद थे। अगर आप ये बता सकें, अब तक जो ये मीटिंग्स 2 हुई हैं उसमें क्या कुछ अचीव किया गया और इस बैठक से क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले अगर ये बता सकें। देखिए, 2 अभी महत्वपूर्ण मीटिंग्स इंडिया अलायंस की हुई हैं। पहली पटना में हुई थी जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे, जिस बैठक से सबका साथ आना, मिलकर लड़ना और इस देश को महंगाई, बेरोज़गारी जैसी जो बीमारियां लगी हुई हैं उन बीमारियों से निजात दिलाने का एक संकल्प साथ आकर लिया गया। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई
जहां पर इस गठबंधन का, इस अलायंस का, इस शक्तिशाली कुनबे का नाम क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, इस पर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और मंथन से एक बेहतरीन नाम निकला इंडिया, जिसके भीतर, जिसकी छतरी के नीचे इस देश की 135 करोड़ आबादी समा जाती। अब मुंबई में 3rd फेज की बैठक है, 31 और 1 तारीख को ये बैठक यहाँ की जाएगी। हम बैठक के जहाँ होनी है उस स्थान पर खड़े, और इस बैठक में आगे का क्या एजेंडा रहेगा इस गठबंधन का, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं और कौन से वो मुख्य समाधान हैं उन मुद्दों के जो लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच कैसे जाएंगे, पब्लिक रैली करेंगे या एक एक देश के नागरिक का, हर परिवार का दरवाज़ा खटखटाकर एक बेहतर भारत, एक भारत देश को कैसे आगे तरक्की की राह पे ले जाया जाए, उसका ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे। इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा होगी और अवश्य सीटों का बंटवारा कैसे होगा और उस पर भी चर्चा अवश्य करेंगे। शिरोमणि अकाली दल को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है, या अगर होती है तो आप लोगों का स्टैंड उस पर कैसे? देखिए, ना चर्चा हुई है और ना ही चर्चा होगी। इस प्रकार के ये सवाल हमारे जो विरोधी हैं वो प्लांट कर देते हैं, फिर उन सवालों का जवाब ढूंढने में हम सब परेशान होते हैं और सवालों का जवाब ढूंढते रहते हैं। ना ही कोई चर्चा है और मैं अधिकृत तौर पे कह रहा हूँ, ना ही कोई चर्चा होगी। और ये तो हो गई बात कि विपक्ष के जो नेता हैं जो कि इस मीटिंग में शामिल हैं वो किस तरीके से अपनी इस बैठक को देख रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि जो सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके खिलाफ ये सब एकत्रित हुए हैं, ये गठबंधन बना हुआ है, वो इस गठबंधन को किस तरीके से देखती है। डॉक्टर संबित पात्रा ये कहते हैं कि ये तो म्यूजिकल चेयर है। आज आप सभी जानते हैं कि जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो फिर क्या होगा इस बैठक में? आइए उस मुख्य मुद्दे पर आए। क्या क्या हमें पता है कि कल जो चर्चा होनी है उसमें क्या तय करेगी इंडिया अपनी तीसरी इस बैठक? तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएं। नंबर 1, चेहरा कौन होगा इस पे कोई घोषणा नहीं होनी है। नंबर 2, अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा होगी। जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। नंबर 3, कोई झंडा वंडा नहीं होगा इंडिया का। इंडिया माने अलायंस, देश का तो झंडा है। एक लोगो जारी किया जा सकता है, थीम सॉन्ग रिलीज हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का एक थीम सॉन्ग हो जाए। ये जानकारी है कि एक सचिवालय दिल्ली में होगा। सचिवालय का मुख्य काम अंतर विरोधों पर चर्चा करना होगा, समाधान निकालना होगा कि ये जो जितने डिफरेंसेस हैं सब दलों में, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाए, ये सब काम सचिवालय में होगा। सचिवालय चलाने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। 3 सब ग्रुप होंगे जिनमें 6-6 सदस्य होंगे। सीट शेयरिंग का फैसला राज्य स्तर पर किया जाएगा। यानी कि जो चीज़ समझ में आ रही है, जाहिर सी बात है 28 दल एक साथ आएंगे तो फिर आपको कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। वो हर चीज़ तो एक बैठक में हो नहीं सकती। तो ये काम जो है वो एक सचिवालय को दिया जाएगा जिसमें सब ग्रुप्स होंगे। लेकिन वो सब ग्रुप्स क्या करेंगे? और इतना समय है कि वो जो सबसे महीन बातें हैं उन पर कोई किसी समाधान पर पहुंचे, किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो तो कुछ अलग ही है। आइए आपको सबसे पहले ये बता दें कि समस्याएं जो पहली मीटिंग में थी, दूसरी में थी और अभी भी चली आ रही हैं, उनका तो समाधान निकला नहीं है। वो क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार टक्कर है। दिल्ली पंजाब में कैसे एकजुट होकर के लड़ेंगे, ये एक चुनौती है। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार में जुटी हुई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको एक्सेप्ट कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह से भी INDIA में शामिल कई दल परेशान हो सकते हैं। PM उम्मीदवार को लेकर के जारी बयानबाजी पर कैसे रोक लगेगी? आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल ही एक बयान आ गया आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता का कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर के प्रत्याशी हो सकते हैं।
फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया। ऐसे और दल भी ये ख्वाहिश रखते ही हैं, हम जानते हैं। बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल बनाम लेफ्ट ये चले ही जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गई है, आप जानते हैं। क्या दूसरे दलों में भी एनसीपी जैसे हालात दिखेंगे? शरद पवार कितने भरोसेमंद है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह है कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक बयान ये आया है कि हमारी पार्टी तो टूटी ही नहीं, हम तो एक साथ हैं। तो फिर ये बिन टूटी पार्टी ऐसा कैसे है कि उसका एक धड़ यहाँ इंडिया में शामिल है और दूसरा धड़ जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के आपसी टकराव बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अंतर्विरोध क्या एक समिति ही पूरी कर सकती है सेक्रेटेरिएट में बैठी हुई? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये सेक्रेटेरिएट में तय होने वाले मुद्दे शायद उस तरीके से ना हो। तो ये सब तमाम बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस सब के बीच में ये जल्दी चुनाव करने वाली बात जो है ना, वो बातचीत भी विपक्ष के ही कुछ नेताओं के द्वारा आई। उन्होंने दरअसल ये शक जताया, उनकी ये आशंका है कि सरकार कहीं हमसे घबराकर जल्दी चुनाव तो नहीं कर देगी। अब ये किस किस ने कहा आपको वो बताएं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने जल्द चुनाव की संभावना जताई। ममता बनर्जी ने क्या बोला, वो कहते हैं इस बात की संभावना बीजेपी है, बीजेपी दिसंबर में ही चुनाव करा दे। नीतीश कुमार कहते हैं बीजेपी को वक्त के साथ ज्यादा नुकसान की आशंका है, विपक्षी एकता से वो डर गए। लेकिन एक मुख्य सवाल इसमें यह है कि अगर हम मान लेते हैं, आप दोनों चीजें जोड़ लीजिए साथ में, अगर हम मान लेते हैं कि ये विशेष सत्र वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है और चुनाव जल्दी हो जाता है, और अगर हम ये मान लें कि विपक्ष के नेता जो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है चुनाव जल्दी हो जाता है, ऐसे में विपक्ष से एक सवाल है। आपने 3 बैठकें की हैं, अंतर्विरोध अभी भी, आप अंतर्विरोधों के साथ जी जरूर रहे हैं, ये बात भी सच है। लेकिन क्या आप इतनी जल्दी तैयार हो पाएंगे? आप ही बीजेपी आप पे आरोप लगाते हैं कि वो तो 24 घंटे उसमें इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन क्या आप इलेक्शन मोड में पूरी तरीके से आ पाए हैं? एक सवाल ये महत्वपूर्ण जरूर बना रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने कुछ वरिष्ठ विश्लेषकों से भी बात की, आइए उनकी बातें सुनिए। एक तो पहली बात ये मान के चलिए, ये किसी एक नेता के पीछे जमा हुए दल नहीं है। ये हर दल जो है और हर दल का नेता अपने अपने क्षेत्र में वो छत्रप है, वो अपने क्षेत्र का सूबेदार है, और इसलिए जो है इसमें ये एक तरह से बराबर वाले नेताओं का एक समूह है। कांग्रेस इसमें एक थोड़ा बड़ा समूह है, बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी फर्स्ट एमंग द इक्वल्स है, अभी फर्स्ट नहीं है। ये एक फर्क है इंडिया और एनडीए में। इसलिए इंडिया अलायंस में तमाम सारी अंतर्विरोध विरोधाभास भी है जिनको सुलझाया जा रहा है। उसकी अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पटना की बैठक के बाद न सिर्फ पुराने साथी अभी तक एकजुट हैं, बल्कि नए साथी भी जुड़ रहे हैं। पर बंगलौर में 26 लोग जुड़े, मुंबई में कह रहा है 28 लोग आ गए हैं, 28 दल आ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि उसकी है। कुछ समस्याएं उनके सामने हैं, जैसे कि अब प्रधानमंत्री का आपने सवाल किया। देखिए, हर दल का कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री के लिए कहेगा, वो कार्यकर्ता कह रहा है, नेता नहीं कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री की रेस में हैं। तय तो नेताओं को करना है, इसलिए कार्यकर्ता तो अपने नेता की बात करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन किसी चेहरे को घोषित करेगा, इसमें मुझे पूरी तरह से संदेह है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन किसी चेहरे को घोषित करेगा। वो इस चुनाव को सामूहिक नेतृत्व के रूप में लड़ेगा और मुद्दों को आधार बनाएगा। कल की जो बैठक हो रही है, होगी औपचारिक बैठक जो होगी, आज तो अनौपचारिक हो रही होगी, उसमें 2-3 मुद्दों पर मुझे लगता है गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पहली बात तो है इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एक कोई कन्वीनर हो, एक कोई चेयरपर्सन हो, एक सेक्रेटरिएट की बात हो रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, सीट शेयरिंग के फार्मूले की बात हो रही है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। हो सकता है ये चारों बातें कल सामने आ जाएं, या चारों ना आए तो उसका 2 बातें आए, 3 बातें आए, क्या आएगा, कितना आएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि अंतर्विरोध विरोधाभास दलों के बीच में काफी है, वो बहुत धीरे धीरे इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर चुनाव जल्दी हो गए, जैसा कि वन नेशन वन थ्योरी के तहत अगर कुछ संभावना बनती है, तो इंडिया गठबंधन को अपनी जो चाल है उसको तेज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको जो है ये 1-1 महीने की मीटिंग से काम नहीं चलेगा, उनको फिर जल्दी जो है अपने फैसले करने पड़ेंगे। और आइए अब जाते जाते बात कर लें G20 की जो मीटिंग, जो सम्मेलन होने वाला है दिल्ली में, उसकी तैयारियों को लेकर के। तो तमाम तैयारियां में जुटी हुई हैं सरकारें, दिल्ली की सरकार भी, केंद्र सरकार भी। इसमें कुछ तस्वीरें भी सामने आईं
आपको ये बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उनके साथ आ रही टीमों के रहने के लिए दिल्ली के कई 5 सितारा होटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें से एक प्रमुख इंतजाम है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के घेरे बढ़ाए हैं। इसके लिए कई स्तरों की सुरक्षा की गई है। ड्रोन से होटलों के ऊपर सम्मेलन स्थल के आसपास नज़र रखी जाएगी। मुख्य सम्मेलन स्थल जो है भारत मंडपम और उसके आसपास की करीब 4000 जवान जो आसपास की बिल्डिंग है उसमें तैनात रहेंगे। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी कि स्वॉट टीम तैयार रहेंगी। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए HIT हिट स्क्वाड्स यानी कि हाउस इंटरवेंशन टीम्स इनको भी तैयार किया गया है। NSG के कमांडो ब्लैक कैट्स जिन्हें कहते हैं उनको भी तैयार किया गया है, कोई हॉस्टेज क्राइसिस हो जाए उसके लिए। G20 सम्मेलन के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। तैयारियों के सिलसिले में अभी से हेलीकॉप्टरों से प्रमुख इलाकों की निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय पुलिस बलों के अलावा वायुसेना को भी सुरक्षा के काम में लगाया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर किसी विशिष्ट अतिथि, क्योंकि विदेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो हाई सिक्योरिटी हाई रिस्क वाले लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, तो कहीं उनको सीधे एयरपोर्ट से अगर हेलीकॉप्टर से उनके होटल पर अगर लाया जाए, ऐसा प्रावधान किया जाए या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है, लेकिन होटलों पर भी हेलीकॉप्टर उतार करके देखा जा रहा है कि ये हो सकता है या नहीं। तो ये सब तमाम जानकारी है जो हमको मिली है अभी तक। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनसे भी हमने बात की और जानने की कोशिश की कि G20 को लेकर के क्या क्या काम हो रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हो गई हैं। तो आइए सुनते हैं कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमें क्या बताया। पूरी तरीके से तैयार है। 98% वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बस 2% वर्क जो रह गया है उसकी तैयारियां चल रही हैं और उसको भी हम पहली तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद फिर हम मॉनिटर करेंगे कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। ये काम चलते रहेंगे। 2 महीने से इस पर काम चल रहा था, इंटेंसिव काम चल रहा था और ये उसके रिजल्ट्स हैं कि अब NDMC का एरिया या एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता हो या जो मंडपम है उसका एरिया है, राजघाट का एरिया है, सभी इन एरियाज़ को जो है पूरी तरीके से बदल दिया गया है। कम से कम 15,000 टन कचरे को इन रोड से रिमूव किया गया है इन 2 महीने के समय में। अच्छा, अब सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, होटलों में ये किस तरीके के कमरों में रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसका भी इंतज़ाम हो रहा है। परिमल कुमार जो हैं वो दिन भर आज गए, उन्होंने वो प्रेसिडेंशियल स्वीट देखे। हम लोगों को तो मालूम है एक कमरा होता है होटल का, दरवाज़ा खोलो, कमरा, वहीं बिस्तर, वहीं टीवी। लेकिन प्रेसिडेंशियल स्वीट जिसमें बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष रुकते हैं, वो ऐसे थोड़ी रुकते हैं छोटे छोटे कमरों में। उनका तो आप घुसिए तो पहले एक डाइनिंग टेबल, फिर एक सोफ़ा, उसके बाद एक कमरा, फिर गलियारे में आगे जा कर के पूरा फ्लैट रहता है उनका अंदर से, ताकि वो सब लोगों से मिल मिला लें। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो कुछ खाना अलावा इसके कि वो जो खाएंगे, उसके अलावा कुछ खाना जो है वो मिलेट्स के आधार पर भी बनाया जाएगा, क्योंकि भारत उसको भी प्रमोट करना चाहता है। कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी बात आप ये पकड़ लीजिए कि बढ़िया इंतज़ाम चल रहा है दिल्ली में इस सम्मेलन के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों की खबर में खबर का सिलसिला जारी रहेगा।